हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है जिसके अंदर आप परमाणुओं की संरचना के बारे में जानने वाले हैं कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। और अक्सर हम जब बात करते हैं, अक्सर जब हम किसी चीज़ की तरफ ध्यान देने लगते हैं तो एक चीज़ एकदम से हमारी समझ में नहीं आती है, वो स्टेप बाय स्टेप हमें समझ में आती है। स्टार्टिंग में जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ होते हैं। हो सकता है कि वो आइडियाज़ कुछ गलत भी हो, कुछ सही भी हो, ठीक है। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ विकसित होती जाती है। वैसे ही हमारी सोच विकसित हुई परमाणु के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले परमाणु और अणुओं के बारे में किसने बताया? डाल्टन साहब ने बताया। तो डाल्टन साहब ने परमाणुओं के बारे में क्या बताया कि परमाणु एक अविभाजित कण है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसने बताया? ये डाल्टन साहब ने बताया, ठीक है। लेकिन हम कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं, ठीक है। जैसे क्रियाकलाप क्या करते हैं? एक क्रियाकलाप हम करते हैं जो बचपन में काफी बार किया हमने, कि सूखे बालों में कंघी करने के बाद क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल करती है, ये हमने किया है। स्केल को भी हम जो है अपनी यूनिफॉर्म की पैंट से रगड़ करके फिर जो है न्यूज़पेपर्स, छोटे छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े लेकर के उसके पास जाते थे तो वो टुकड़े उसके चिपक जाते थे। और ऐसा ही होता है कंघी के साथ। जब आप सूखे बालों में कंघी करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब कंघी लेकर के जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े कंघी के साथ चिपक जाते हैं। दूसरा प्रयोग, दूसरा क्रियाकलाप क्या है कि कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए और होने वाले परिणामों को देखिए। जब हम छड़ को रगड़ के गुब्बारे के पास लाएंगे तो गुब्बारा इससे चिपक जाएगा। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो इन दोनों ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये आवेशित हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के अंदर क्या है? परमाणु है। सिंपल सी बात है, वस्तु, कोई भी वस्तु है वो किससे बनी हुई है? परमाणुओं से बनी हुई है। हर एक वस्तु के अंदर ढेर सारे परमाणु होते हैं। तो उन परमाणुओं के मध्य कोई कण, एक आधा कण जो है एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है, ठीक है। और इन आवेशित कणों के आदान प्रदान के कारण ही क्या हो जाता है? वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। और आवेशित वस्तुएं जो अनावेशित वस्तुएं हैं उनको आकर्षित करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से समझिएगा, जब अपने क्या करते हैं कि कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो क्या होता है? कंघी आवेशित हो जाती है और कागज के टुकड़े आवेशित नहीं हैं। तो जो चीजें आवेशित हैं वो अनावेशित वस्तुएं, यानी जो आवेशित नहीं है, उनको आकर्षित करती हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर देखा जाए कि कांच की जो छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। जब उसको गुब्बारे के पास ले जाएंगे तो गुब्बारा आवेशित नहीं है लेकिन छड़ आवेशित है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब इस बात से क्या पता चलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है कि कंघी आवेशित हो जाती है और छड़ आवेशित हो जाती है। इस बात से हमें पता चलता है कि परमाणु विभाज्य है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है, परमाणु विभाज्य है। परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे कण हैं, यानी कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। तभी तो परमाणु के अंदर से कुछ निकल के जो है दूसरी वस्तु में चला गया, तभी तो वो आवेशित हुई। इसका मतलब परमाणु विभाज्य है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसे भी तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे डाल्टन साहब की बात एकदम गलत हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, परमाणु विभाज्य है यानी टूट सकता है और आवेशित कणों से मिलके बना होता है। कि परमाणु किससे मिलके बना है? बहुत सारे आवेशित कणों से मिलकर के बना है। अब यहाँ पर एकदम से ऐसे नहीं था कि परमाणु को देखा, उसके अंदर हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिख गए, हमने कहा ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ऐसे करके हमने परमाणु के बारे में बता दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि तरह तरह के प्रयोग हुए, तरह तरह के अंदाजे लगाए गए। फिर जब प्रयोग सही बैठ गए तो हमने कहा कि हमारे अंदाजे भी सही जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु में एक अवपरमाणुक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है।
अब अवपरमाणु का मतलब क्या होता है? अवपरमाणु का मतलब होता है परमाणु के अंदर पाया जाने वाला एक कण जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। उसके बारे में किसने बता दिया? सबसे पहले जे टॉमसन ने बता दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आप कह देंगे जे टॉमसन ने की। और यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है आवेशित होने, जब वस्तुएं आवेशित हो रही हैं तो यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कौन सा आवेशित कण जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर दूसरे कण की खोज होती है। कैसे होती है देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केनाल किरणें क्या है। ठीक है, देखिएगा, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। उसके बाद गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण को खोजा। एक नए विकिरण की खोज की गई 1886 के अंदर गोल्डस्टीन के द्वारा। ये विकिरणें धनावेशित थी। ये विकिरणें क्या थी? धनावेशित थी। पहले जो इलेक्ट्रॉन खोजा गया था इस पर कौन सा आवेश था? ऋण आवेश था, यानी माइनस में चार्ज था, माइनस में आवेश था, ऋण आवेश था। लेकिन ये जो विकिरणें खोजी गई इन पर धनावेश था, जिसके द्वारा अन्य अपरमाणु कणों की खोज हुई और जिसके द्वारा वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और कण है जो परमाणु के अंदर पाया जाता है। और इस कण की खोज किसने की? तो देखिएगा, जिसे प्रोटॉन कहा गया। इस दूसरे कण को क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन के बारे में जे टॉमसन ने बता दिया। उसके बाद केनाल किरणों की खोज की गोल्डस्टीन ने केनाल किरणों की खोज की। फिर पता चला केनाल किरणें धनावेशित है। तब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि ये धनावेशित कण क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? परमाणु के अंदर है। तो इन दोनों में फर्क जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या क्या फर्क है। ठीक है, देखिएगा, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कर दी। अब देखिएगा प्रोटॉन के बारे में। इस नए कण का जो द्रव्यमान है, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना अधिक होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम द्रव्यमान का होता है, उससे 2000 गुना द्रव्यमान किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाया जाता है? ई के ऊपर माइनस निशान लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉन और माइनस का निशान इसलिए क्योंकि वो ऋणावेशित है। ठीक है, प्रोटॉन को पी से दिखाया जाता है, ऊपर धन का आवेश, प्लस का निशान क्योंकि वो धनावेशित होता है। ठीक है, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसे -1 इकाई से दिखाया जाता है। आवेश की जो इकाई है वो खुद ही क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो आवेश की इकाई माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, एक बार सुन लीजिए, जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, देखिएगा, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो -1 इकाई माना जाता है। ठीक है, प्रोटॉन पर जो आवेश है उसको +1 इकाई माना जाता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है, लेकिन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना माना जाता है? 1 इकाई माना जाता है। 1 इकाई का मतलब क्या है कि आवेश को मापने की सबसे छोटी इकाई हमने क्या मान ली? हमने 1 इकाई मान ली, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसको सबसे छोटा आवेश मान लिया। ठीक है, जैसे कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ऑयल है या कोई भी चीज़ मापनी है, दूध मापना है, तो हम क्या करते हैं? 1 लीटर को हमने पैमाना माप लिया। ठीक है, फिर 1 लीटर जितनी बार भरा जाएगा उतने लीटर वो हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था उसे 1 इकाई मान ली। ठीक है, उसे 1 इकाई मान ली, यानी -1 इकाई मान ली। फिर जितने आवेश होंगे उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक परमाणु है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक परमाणु है। और परमाणु के अंदर 2 चीजें समझ में आई है। परमाणु के अंदर 2 चीजें, एक चीज तो क्या? इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज क्या? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर माइनस आवेश और प्लस आवेश दोनों पाए जा रहे हैं, तो ओवरऑल इस परमाणु पर कौन सा आवेश होगा?
पूरे परमाणु पर कौन सा आवेश होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात सामने आती है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होते हैं, किसी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। कैसे देखिएगा, मान लीजिए कि कोई परमाणु लेते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश कितना, -1। एक प्रोटॉन है तो उसका आवेश कितना, +1। तो टोटल आवेश कितना हो गया, -1 और +1 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 0। यानी कि माफ कीजिएगा, परमाणु जो है वो क्या होता है, उदासीन होता है, आवेशित नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। जितना प्लस उतना ही माइनस, जोड़ोगे 0, +2 -2 0, +3 -3 0, +4 -4 0। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है, यानी कि एक घर है, घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे प्रोटॉन है। तो रहने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि सारे मिलजुल के रहते हो सकता है कि एक साइड में सारे प्रोटॉन रहते हो, एक साइड में सारे इलेक्ट्रॉन रहते हो। तो यहाँ पर ये पता लगाने की होड़ छिड़ गई कि हम पता लगाएं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मिक्स रहते कैसे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा मॉडल आ रहा है, जो कि हमें परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संरचना के बारे में बताता है, वो हमारा जो मॉडल है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। कौन सा मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन साहब ने सबसे पहले बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी धनावेश और ऋणावेश किस तरीके से रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं थॉमसन या थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, चाहे तो थॉमसन मिल जाए चाहे तो थॉमसन मिल जाए, एक ही बात है। ठीक है, सो थॉमसन या थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन का मॉडल जो है वो क्रिसमस केक की भांति था। ठीक है, किसकी भांति था, क्रिसमस केक की भांति था। तो थॉमसन मॉडल ने क्या कहा, थॉमसन मॉडल क्या कहता है, एक्चुअली थॉमसन ने क्या कहा हमसे, उन्होंने कहा कि जो परमाणु है एक धनावेशित गोला है जो क्रिसमस केक के समान है। उन्होंने क्या बताया, देखिएगा कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। ये क्या है, एक धनावेशित गोला है। इसे आप क्रिसमस केक मान सकते हैं, धनावेशित गोला, इसे आप क्या मान सकते हैं, क्रिसमस केक। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिसमस केक के अंदर जो सूखे मेवे होते हैं, क्रिसमस केक के अंदर जो सूखे मेवे हर तरफ समान रूप से स्थित होते हैं, वैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सभी तरफ समान रूप से स्थित होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि एक धनावेशित गोला आप किसको मान सकते हो, परमाणु के अंदर, जो कि क्या है, धनावेशित है। और इसमें समान रूप से हर जगह समान रूप से, ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और कहीं कम इलेक्ट्रॉन, नहीं, हर जगह पर समान रूप से इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, स्थित हैं, आप इस तरह से मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया, इसी के साथ थॉमसन मॉडल के अंदर थॉमसन साहब ने एक और बात यहाँ पर अटैच कर दी कि जो धनावेशित कण है, यानी जितना धनावेशित भाग है उतने ही ऋणावेशित कण इसके अंदर है। यानी कि जितना बाहर धनावेश है उतना ही अंदर ऋणावेश भी है। यानी जितना केक है उतने ही सूखे मेवे हैं, दोनों को मिला करके क्रिसमस केक बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जितना धनावेशित भाग है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित भाग है। और दोनों ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, दोनों ने एक दूसरे को, जो परमाणु पूरा बनेगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को उदासीन कर रखा है। तो दो चीज थॉमसन मॉडल के अंदर बताई गई कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले के अंदर, यानी परमाणु एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित गोले के अंदर समान रूप से वितरित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं, इसलिए परमाणु क्या है, एक उदासीन कण है। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि थॉमसन मॉडल फेल क्यों हुआ, क्योंकि थॉमसन मॉडल अन्य वैज्ञानिकों की जो खोजें थी, अन्य वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए, जो गणनाएं की, उनके अनुसार नहीं था। क्योंकि यहाँ पर
टॉमसन साहब ने एक बात बताई कि इस तरह से जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है और इसका आकार अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा आ रहा था, क्योंकि बाकी के जो वैज्ञानिक थे वो जब नाभिक का आकार माप रहे थे तो वो बहुत कम आ रहा था, लेकिन थॉमसन प्रभाव के अंतर्गत यानी टॉमसन मॉडल के अंदर इसका आकार बहुत बड़ा आ रहा था। तो इस कारण जो है टॉमसन मॉडल, आप ये कह सकते हो कि टॉमसन मॉडल फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है अन्य वैज्ञानिक जो आविष्कार कर रहे थे, जो गणनाएं कर रहे थे, उनकी जो आप ये कह सकते हो कि उनको समझा नहीं पाया। ठीक है, इस वजह से ये फेल हो गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉमसन मॉडल की कमियां क्या है तो आप कह देंगे कि ये जो है अन्य वैज्ञानिकों की गणनाओं के अनुसार या उनके अनुरूप नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडल पर चलते हैं कि जब एक फेल हो जाता है तो दूसरा मॉडल उभरेगा, उसके बाद अलग अलग खोजें होगी। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो हमें काफी कुछ समझा करके जाता है, किसके बारे में? परमाणु के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। अब हम पढ़ते हैं किसका मॉडल? अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखिएगा, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों को, कौन से कणों को? अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर गिराया। सोने की पन्नी का मतलब क्या है कि सोने की यानी सोना जो धातु है उसकी बहुत ही पतली सी परत ले ली, जिसको क्या कहा गया? सोने की पन्नी। ठीक है, तो सोने की पन्नी पर उन्होंने क्या गिराया? अल्फा कणों को गिराया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन यही बन जाता है कि रदरफोर्ड के द्वारा सोने के पन्नी का ही क्यों प्रयोग किया गया? कोई और धातु क्यों नहीं ली गई या कोई और वस्तु क्यों नहीं ली गई? क्योंकि सिंपल सी बात है, परमाणु तो सभी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब परमाणुओं की संरचना का प्रयोग किया जा रहा है तो सोने की पन्नी ही क्यों ली गई? ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है कि सोना एक ऐसी धातु है जिसकी बहुत ज़्यादा पतली पन्नी बनाना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन बाकी की जो धातुएं हैं या बाकी की जो वस्तुएं हैं या आप कह सकते हो कि बाकी के जो पदार्थ हैं, बाकी के पदार्थों की इतनी पतली पन्नी तैयार कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन्होंने सोने की धातु की इतनी पतली पन्नी ली जिसमें 1000 परमाणु थे। ठीक है, 1000 परमाणु जितनी मोटाई की। ठीक है, देखिएगा, आप कहेंगे कि जब 1000 परमाणु वाली मोटाई ले ली इन्होंने तो फिर ये पतली कहाँ से हुई? तो सिंपल सी बात है, परमाणु का आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इतने छोटे आकार के परमाणु जब 1000 भी हो जाएंगे तो वो साइज बड़ा नहीं होगा, वो भी बहुत छोटा साइज होगा। सोने में 1000 परमाणु की मोटाई की धातु की पन्नी बन तो गई, बाकी के पदार्थों से तो इतनी पतली भी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, यानी कि सबसे पतली किसकी बनाई जा सकती है? सोने की धातु की। इसलिए इन्होंने सबसे पतली पन्नी बनाई और उस पर क्या डाला गया? अल्फा कणों को डाला गया। तो क्वेश्चन आ जाए कि सोने की पन्नी का ही क्यों प्रयोग किया? क्योंकि सोने की इतनी पतली पन्नी बनाया जाना पॉसिबल था, बाकी के पदार्थों से इतनी पतली पन्नी भी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात आती है कि इन्होंने जो पन्नी ली उसके अंदर कितनी मोटाई थी, यानी कितने परमाणुओं की मोटाई थी। ठीक है, अब देखिएगा, पतली पन्नी का मतलब हमें पता चलता है कि उसकी मोटाई बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसमें कई सारे परमाणु तो थे, तो उसमें 1000 परमाणुओं की मोटाई थी, लेकिन वो ज़्यादा मोटाई नहीं थी। 1000 परमाणुओं का साइज तो बहुत कम होता है। ठीक है, सो वो बहुत पतली पन्नी थी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे मिठाइयों पर चांदी के सोने के जो वर्क चढ़े होते हैं तो वो कितने पतले होते हैं। ठीक है, तो वो उनसे बनाए जाने पॉसिबल होते हैं, इसलिए धातु जो सोना है, सोने की पन्नी इन्होंने उपयोग में ली। उसके बाद बात आती है कि अल्फा कणों का ही क्यों प्रयोग किया गया? यहाँ पर अल्फा कणों का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं। यहाँ पर देखा गया कि अब देखिएगा कि हमने पहले जो मॉडल पढ़ा था टॉमसन मॉडल, टॉमसन मॉडल ने क्या बताया कि एक धनावेशित गोल है।
अगर ये परमाणु धनावेशित गोला है, ठीक है, कौन सा आवेश है? धनावेश। पूरे पर क्या है? धनावेश, ठीक है। और हम जो अल्फा कण डाल रहे हैं वो भी धनावेश है। अब आपको समझ में आया हुआ है कि दो जो धनावेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, यानी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, अपनी तरफ खींचते नहीं है, एक दूसरे को दूर दूर धकेलते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम अल्फा कण गिराएंगे, जहां जहां पर हमें धनावेश दिखेगा वहां से तो अल्फा कण टकरा के वापस आ जाएंगे, क्योंकि क्या होना है? अल्फा कण इसके पास तो जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे भी धनावेश है तो अल्फा कण वापस चला जाना चाहिए, है ना। जैसे कि चुंबक में होता है, कई बार आपने देखा होगा दो चुंबक एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो अगर आप चुंबक को उसके पास लेके जाओगे और छोड़ देते हो, अगर वो चुंबक दूर भाग गई, इसका मतलब क्या है? कि दोनों धनावेशित है, यानी दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि दोनों धनावेश, जहाँ जहाँ पे धनावेश होगा वहाँ से अल्फा कण वापस आएंगे, तो भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर धनावेश है। अगर पूरे में धनावेश हुआ तो पूरे से टकरा के अल्फा कण वापस आएंगे, अगर कहीं और हुआ तो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अल्फा कणों का प्रयोग किया गया। तो क्योंकि अल्फा कण क्या थे? धनावेशित थे। अब आप कहेंगे कि धनावेशित कण तो कोई और भी लिया जा सकता था, अल्फा कण ही क्यों लिया? क्योंकि अल्फा कण थोड़ा सा भारी था, ठीक है। हल्के को तो हो सकता है प्रतिकर्षित कर दे, अल्फा कण थोड़ा भारी लिया ताकि वो जान पाते कि परमाणु के अंदर जो है वास्तविकता में जो धनावेश है वो प्रतिकर्षित कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। तो वास्तविकता का पता लगाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा भारी और धनावेशित कण अल्फा का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो बात आ गई कि क्यों लिया। अब लेते हैं कि लिया तो फिर क्या प्रयोग हुआ, प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या लिया। यहाँ पर सोने की पतली सी पन्नी ले ली, लेकिन हम सोने की पन्नी में से एक परमाणु लेते हैं, उसके आधार पर समझते हैं, ठीक है। वैसे सोने की पन्नी में बहुत सारे परमाणु थे, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? एक परमाणु को लेकर के समझ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, ये है हमारा एक परमाणु। अब क्या हुआ, क्या क्या परिणाम निकले? पहला परिणाम क्या निकला? तीव्र गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। जैसे ही रदरफोर्ड ने अल्फा कण परमाणु पर गिराए तो ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। सीधे निकल जाने का मतलब क्या है? कि यहाँ से जो अल्फा कण आए वो यहाँ से सीधे निकल गए, यहाँ से जो अल्फा कण आए वो क्या हो गए? यहाँ से सीधे निकल गए। जिससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि परमाणु के इस हिस्से में कोई धनावेश है ही नहीं। अगर यहाँ पे धनावेश होता तो वो धनावेश को जाने देता क्या? नहीं जाने देता, धनावेश को धक्का मारता। इसका क्या मतलब पता चलता है? कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला नहीं है। परमाणु के अधिकांश भाग के अंदर धनावेश नहीं होता है, ठीक है। ये तो बात पता चल गई। यानी कि सबसे पहला प्रयोग जो किया उसमें सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकला, सबसे पहला परिणाम क्या हुआ? देखिएगा, तीव्र गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। इससे निष्कर्ष क्या निकला? कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, ठीक है। एक चीज समझ आई। उसके बाद चलते हैं, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण जो है वो छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए, यानी यहाँ आए और उनको दूर धकेल दिया गया, यहाँ आए और उनको दूर धकेल दिया गया, यहाँ आए उनको दूर धकेल दिया गया, यहाँ आए उनको दूर धकेल दिया गया। यानी कि कुछ अल्फा कणों को दूर भेजा गया, लेकिन बहुत ज्यादा बल लगा करके दूर नहीं भेजा गया, थोड़ा थोड़ा बल लगा करके दूर भेजा गया। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में आ गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है, कि जो अंदर की साइड जो बीच में से भी जा रहे थे उनको भी बहुत ज्यादा बल लगा करके नहीं भेजा गया, बल्कि थोड़ा थोड़ा विक्षेपित किया गया। इसका मतलब क्या है? कि जो धनावेशित भाग है वो तो बहुत कम है, बाकी तो खोखला ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पता चला किसके बारे में? परमाणु के बारे में। अब देखिएगा तीसरा रिजल्ट क्या निकला। तीसरा रिजल्ट निकला कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ जाता था। 12,000 कण जब गिराए जाते तो उनमें से केवल एक कण वापस मुड़ करके आता था। तो इसका मतलब क्या निकलता? इसका मतलब यही निकलता कि जो धनावेश है वो कहाँ रहता है? बीच में रहता है,
और जो कण 12,000 में से एक कण इस के बीच में जाकर के टकराता है वो टकरा के वापिस आ जाता है, क्योंकि वो उसको आगे तो जाने नहीं देगा, वापस धक्का मार देगा। धक्का मार देगा का मतलब क्या है कि इससे टकराए या ना टकराए वो मतलब नहीं है, लेकिन इसके पास नहीं जाने देगा, वो इसको वापस भेज देगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी 3 चीज़ें हुई। आधे तो क्या निकले, सीधे निकल गए, इससे पता चला कि ज़्यादातर स्थान क्या है, खाली पड़ा है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि जो बहुत नज़दीक यानी बीच में से भी नज़दीक थे वो भी छोटे छोटे कोणों पर विक्षेपित हुए। इससे क्या पता चला कि धनावेश है तो सही, धनावेश है तो सही, लेकिन बीच में कहीं छोटे से भाग में ही है, पूरे भाग में नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा क्या रिजल्ट निकला कि 12,000 में से लगभग एक कण जो है वो वापस आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर में, केंद्र में बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है जहां पर परमाणु का पूरा धनावेश केंद्रित है। और ये जो छोटा सा भाग है जिसके अंदर सारा का सारा जो आप ये कह सकते हो कि धनावेश केंद्रित है, उसे क्या बोला गया, उसे ही नाभिक बोला गया, जिसे नाभिक कहते हैं। तो शायद आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखिएगा कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ इसके बाद हम परमाणु के बारे में क्या क्या चीजें जान गए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकले। सबसे पहला निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, गोलाकार होता है, वह विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन कण है। उदासीन का मतलब क्या हो गया, जितने धनावेश है उतने ऋणावेश है। धनावेश कम नहीं है, धनावेश तो उतना ही है, लेकिन बहुत छोटे से भाग में है, यानी कि कुल मिला के पूरी जगह फैला हुआ नहीं है, सारा का सारा धनावेश एक बिंदु पर पड़ा हुआ है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, जिसका द्रव्यमान एक छोटी, देखिएगा परमाणु की बात चल रही है, परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार व विद्युत उदासीन कण है, जिसका द्रव्यमान, सारा का सारा द्रव्यमान कहां पर केंद्रित है, इस बीच वाले केंद्र पर। द्रव्यमान एक छोटी धन आविष्ट, धन आविष्ट का मतलब होता है धन आवेश वाला, ठीक है, धन आवेशित भी बोल सकते हो, आविष्ट भी बोल सकते हो, धन आवेशित कोर में केंद्रित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, सारा का सारा आवेश तो यहाँ पर है, तो फिर सारा का सारा द्रव्यमान यहाँ पर कैसे केंद्रित हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है, परमाणु के अंदर है क्या क्या चीज़, तो आप कहोगे एक तो आप कह सकते हो प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो क्या होता है, 0। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। द्रव्यमान किसका है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन क्या है, धनावेशित। जब सारे धनावेशित यहाँ है, इसका मतलब सारे प्रोटॉन यहाँ है। जब सारे प्रोटॉन यहाँ है तो इसका मतलब क्या हो गया, सारा का सारा द्रव्यमान भी तो यही है। ठीक है, तो इससे साफ समझ में आता है कि जो सारा का सारा द्रव्यमान है एक छोटी धन आवेशित, आविष्ट का मतलब आवेशित कोर में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। नाभिक के चारों ओर काफी रिक्त स्थान रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ये परमाणु है। परमाणु के अंदर देखिएगा, अब प्रयोग तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है, अब हम परमाणु के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जो परमाणु है उसके अंदर बीच में क्या है, बीच में तो नाभिक है, जिसके अंदर सारा का सारा आवेश और सारा का सारा द्रव्यमान है। अब क्या कहा गया कि बाहर जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये इसके बारे में बताया गया। अब देखिएगा इसके साथ क्या हुआ कि नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, नाभिक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन सारे नाभिक से बाहर रहते हैं। नाभिक के अंदर केवल और केवल क्या रहता है, धनावेश रहता है, यानी प्रोटॉन रहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो नाभिक का आकार है परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। केंद्र क्या है, बहुत छोटा है, और परमाणु काफी बड़ा है, तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार से काफी छोटा होता है। तो ये सारे के सारे निष्कर्ष हमने यहाँ पर सीखे। रदरफोर्ड मॉडल ने हमें परमाणु के बारे में बताया, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की भी कुछ कमियां थी, और रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि कमियों की वजह से थोड़ा सा बैकवर्ड रह जाएगा, और फिर नया प्रयोग होगा, नया मॉडल आएगा, और उस मॉडल का क्या नाम हो जाएगा, बोर मॉडल। और बोर मॉडल सर्वश्रेष्ठ मॉडल है।
इस बोर मॉडल ने परमाणु के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बोर मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उससे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल और केवल हमें रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पढ़नी है। देखिएगा रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी। यहाँ पर रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि यहाँ पर नाभिक बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, त्वरित है। अब त्वरित है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय करेंगे। सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो कुछ ना कुछ ऊर्जा का तो क्षय करेगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा तो उसकी कम होती रहेगी। तो जैसे जैसे वो ऊर्जा का क्षय करेगा, अब यहाँ पर देखिएगा एक और चीज काम आती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज को घुमाते हो, ठीक है, जैसे अपनों ने बचपन में एक प्रयोग किया था कि हम क्या करते थे, धागे से एक पत्थर बांध दिया करते थे और उस जब पत्थर को घुमाते थे तो वो गोल गोल घूमता था क्योंकि वो धागे से बंधा हुआ रहता था। बाई चांस अगर वो पत्थर धागे से खुल जाता तो वो क्या करता, सीधा चला जाता। इसका मतलब क्या होता कि यहाँ पर उस पत्थर पर दो बल कार्य कर रहे थे। एक बल उसकी गति के कारण उसे बाहर धकेल रहा था और दूसरा जो बल था वो रस्सी के द्वारा उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर होता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने की वजह से, गति की वजह से एक बल उसे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है, जिसे आप अपकेंद्रीय बल कहते हो, जो बाहर की तरफ लगता है। किस वजह से? क्योंकि वो गति कर रहा है। गति करने वाले पर हर पर क्योंकि वो वृत्तीय गति कर रहा है तो वो सीधे जाने की टेंडेंसी रखेगा ही रखेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो गई कि आपको पता है कि ऋणावेश धनावेश को अट्रैक्ट करता है, खींच के रखता है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन है यानी आकर्षण है, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है लेकिन नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचे रखता है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, ना तो वो बाहर जाता है ना तो वो अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगा रहा है यानी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। अब वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा नष्ट होगी कि नहीं? अब सिंपल सी बात है, जब आप इतने ज़्यादा चक्कर लगाओगे तो क्या आप थकोगे नहीं? क्या आप थकोगे? जब आप थक जाओगे तो क्या होगा? जब आप थक गए तो आप धीमे धीमे गति करना शुरू कर दोगे। जब धीमे करोगे तो बाहर की तरफ बल लगेगा, क्या कम लगेगा। अब बाहर की तरफ कम हो गया तो अंदर की तरफ वाला अंदर खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा। जब अंदर वाला खींचता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ चक्कर लगा रहा था ये धीरे धीरे यूँ करते नाभिक के अंदर समा जाना चाहिए, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को लगातार खींच रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन थक जाने की वजह से जो गति है वो नहीं कर पा रहा। गति नहीं कर पा रहा तो बाहर की तरफ बल नहीं लग रहा। अब बाहर की तरफ तो कोई बल लग नहीं रहा यानी बाहर की तरफ तो कोई खींच नहीं रहा, अकेला अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, तो वो धीरे धीरे नाभिक में आ जाना चाहिए। किसके अनुसार? रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही है रदरफोर्ड मॉडल की कमी कि रदरफोर्ड मॉडल ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों नहीं होता। अब इसको थ्योरेटिकली पढ़ो, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, देखिएगा वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। जब वो चक्रण कर रहा है तो उसका वहां पर स्थायी होना संभावित है ही नहीं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा, ऊर्जा का त्याग करेगा, ऊर्जा का क्षय करेगा। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा, अपनी ऊर्जा धीरे धीरे त्याग करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा और वो आखिर में कहाँ जाना चाहिए? नाभिक में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नाभिक अस्थायी होना चाहिए, यानी नाभिक अस्थायी होना चाहिए, परमाणु भी अस्थायी होना चाहिए, लेकिन नाभिक तो स्थायी होता है। नाभिक के अंदर ऐसे थोड़ी ना होता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर आते जाते और नाभिक खत्म होता जाता है, क्योंकि नाभिक क्या है? प्रोटॉन है, धनावेश है। धनावेश में जब ऋणावेश मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? दोनों जीरो हो जाएंगे ना। तो ऐसे में वो नाभिक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नाभिक खत्म नहीं होता है। इसका कारण रदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पाता। यही है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हमने आज की क्लास में पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में रदरफोर्ड साहब की कमियां कौन दूर करेंगे? बोर साहब करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बोर का मॉडल पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।